नमस्कार। आपकी यूनिट 1 पर 2 वीडियो में पहले बना चुकी हूँ। पहला था एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और दूसरा था 4 फेजेस ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। यूनिट 1 में आपके पहले ऑथर हैं श्री अरबिंदो। आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। श्री अरबिंदो का एक निबंध है द एसेंस ऑफ पोएट्री, वो आप मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं और आज ये देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा और। श्री अरबिंदो वॉज बॉर्न ऑन द 15th of August 1872। ये डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखनी है उनकी, नोट कर लीजिए। श्री अरबिंदो पैदा हुए थे 15 अगस्त 1872 को, एन आवर बिफोर सनराइज, यानी सूर्योदय से 1 घंटे पहले, इन कैलकाटा में। हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता, वर थे कृष्णधन घोष, अ फिजिशियन। तो ये उनके पिताजी का नाम है कृष्णधन घोष और वो एक फिजिशियन थे, यानी कि डॉक्टर थे, वैद्य थे। एंड स्वर्णलता घोष, और ये उनकी माँ का नाम है स्वर्णलता घोष। श्री अरबिंदोज एल्डर ब्रदर, यानी श्री अरबिंदो के जो बड़े भाई थे वो मनमोहन थे। बिकेम अ पोइट ऑफ कंसिडरेबल डिस्टिंक्शन, बिकेम वो बने ए पोइट, एक कवि, ऑफ कंसिडरेबल डिस्टिंक्शन, यानी कि बहुत माननीय विशिष्टता के साथ। एंड अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, और साथ में वो थे इंग्लिश के प्रोफेसर थे मनमोहन। हिज यंगर ब्रदर, उनके जो छोटे भाई थे वो बरिंद्र कुमार थे। बिकेम अ रिवोल्यूशनरी, वो एक क्रांतिकारी बने। श्री अरबिंदोज फादर, यानी अरबिंदो के जो पिताजी थे, हैड हिमसेल्फ रिसीव्ड, उन्होंने खुद प्राप्त किया था हिज हायर एजुकेशन, अपनी उच्च शिक्षा इन इंग्लैंड में। एंड विश्ड, और वो चाहते थे हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, टू हैव एन इंग्लिश एजुकेशन, कि उनको भी अंग्रेजी शिक्षा मिले, एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो, अनकंटेमिनेटेड। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि कंटेमिनेट होता है प्रदूषित करना, और अनकंटेमिनेटेड यानी जो प्रदूषित ना हुआ हो, जो जिसको छुआ ना हो। किसने? बाय नेटिव वेज, नेटिव यानी कि देशी मतलब भारतीय, वेज तौर तरीके, एंड नेटिव स्पीच, और भारतीय स्पीच मतलब बोली। तो इनके जो पिताजी थे वो ये चाहते थे कि श्री अरबिंदो और उनके भाई, मतलब उनके सारे बच्चे, इंग्लिश में एजुकेशन प्राप्त करें, इंग्लैंड के तौर तरीके सीखें, ना तो भारतीय भाषाएं सीखें और ना भारतीय तौर तरीके सीखें। तो इसलिए वो शुरू से उन्होंने जोर दिया अंग्रेजी शिक्षा पर। ही अकॉर्डिंगली सेंट श्री अरबिंदो, ही मतलब उन्होंने, अरबिंदो के पिताजी ने इसी उद्देश्य से, अकॉर्डिंगली मतलब इसी उद्देश्य से, सेंट भेजा श्री अरबिंदो को, अलॉन्ग विद मतलब साथ में, हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के, मनमोहन एंड बिनोय भूषण। तो ये उनके भाई थे मनमोहन और बिनोय भूषण। तो इनके साथ उनको भेजा टू द लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल एट दार्जिलिंग। कहाँ भेजा? लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल दार्जिलिंग में पढ़ने के लिए। 10 इस प्रकार, फ्रॉम द एज ऑफ 5 वर्ष की उम्र से, श्री अरबिंदो मूव्ड मेनली विद इंग्लिश चिल्ड्रन, यानी मूव्ड मतलब वो रहे या घूमे फिरे, मेनली मुख्यतः विद द इंग्लिश चिल्ड्रन, अंग्रेज बच्चों के साथ। एंड लर्नड, और उन्होंने सीखा, टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना, एज अ मैटर ऑफ कोर्स, यानी सामान्य तौर पर, या फिर जो वो सामान्य जीवन में रहते थे, मतलब रहने के साथ साथ या फिर अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी बोलना सीखा। इन 1879 यानी 1879 में, कृष्णधन यानी कि इनके पिताजी, श्री अरबिंदो के पिताजी, ले गए हिज सन्स, अपने बेटों को, टू इंग्लैंड को,
एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो लौटे, दे वर लेफ्ट, वो छोड़ दिए गए। यानी बेटों को यहाँ से तो साथ लेकर गए थे, इंग्लैंड गए थे, लेकिन जब लौटे तो अकेले लौटे और बेटों को वहीं छोड़ दिया। दे वर लेफ्ट देयर टू कंटिन्यू देयर स्टडीज, टू कंटिन्यू जारी रखने के लिए देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई। फॉर 14 ईयर्स, यानी 14 साल तक, फ्रॉम 1879 टू 1892 श्री अरबिंदो लिव्ड इन इंग्लैंड। तो ये जो 14 साल थे उनके, वो कहाँ रहे? इंग्लैंड में। तो उनके पिताजी ने पूरी कोशिश की, पहले तो यहीं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया दार्जिलिंग में, उसके बाद फिर इंग्लैंड में ले जाके छोड़ दिया। तो उन्होंने पूरी कोशिश ये की कि उनके बच्चे हिंदुस्तानी ना बने, मतलब हिंदुस्तानी भाषाएं ना सीखें, हिंदुस्तानी तौर तरीके ना सीखें, हिंदुस्तानी लोगों से ना मिले जुलें, पूरी तरीके से वो अंग्रेज़ी पढ़ें और अंग्रेज़ी तौर तरीके सीखें। इसके बावजूद आप देखेंगे कि जो खून है ना, जो मिट्टी है ना, वो बोल उठती है कहीं ना कहीं से, अपने आप वो आवाज़ देती है। और यही श्री अरबिंदो में आप देखेंगे कि उनके पिताजी ने इतनी कोशिश की कि वो बिल्कुल भारतीयता नहीं सीखें, यानी मतलब भारतीय तौर तरीके वो बिल्कुल नहीं सीखें, लेकिन मिट्टी ने ऐसी आवाज़ दी कि लाख अंग्रेजी पढ़ने के बावजूद वो एक महान भारतीय बने। तो श्री अरबिंदो लिव देयर इन इंग्लैंड, वेयर, जहाँ पर ही, उन्होंने एज वेल एज हिज ब्रदर, और उनके भाइयों ने भी, एज वेल एज मीन्स भी, तो उन्होंने और उनके भाइयों ने भी वॉज केयरफुली इंसुलेटेड। तो उनको और उनके भाइयों को केयरफुली मीन्स बड़ी सावधानी से, इंसुलेटेड, इंसुलेटेड वायर होता है। अभी हम लोगों की जो लाइनें पड़ी हुई हैं बिजली की, पहले जो तार होते थे वो खुले हुए तार होते थे, तो उसमें क्या कोई भी कहीं भी कटिया डाल लेता था, जिसका कनेक्शन नहीं है वो भी अपना कटिया डाल लेता था। अब इंसुलेटेड वायर आते हैं, यानी कि जो तार हैं बिजली के, उनके ऊपर रबर चढ़ा हुआ है, तो उसमें कोई कटिया नहीं डाल सकता, साथ में बिजली वेस्ट नहीं होती, तो वो बाहरी प्रभावों से सुरक्षित होता है तार। तो इंसुलेशन का मतलब है कोई एक ऐसी परत चढ़ा दी जाए जिससे कि बाहरी प्रभाव ना पड़े। तो श्री अरबिंदो के ऊपर इंसुलेशन किया गया, यानी अंग्रेजी की परत चढ़ाई गई ताकि वो भारतीयता से प्रभावित ना हो। तो वॉज केयरफुली इंसुलेटेड, उनको सावधानी पूर्वक सुरक्षित किया गया, अलग किया गया, किससे? फ्रॉम द इन्फ्लुएंस, प्रभाव से, ऑफ इंडियंस, भारतीय लोगों के, एंड इंडियन वेज, और भारतीय तौर तरीकों से। द घोष बॉयज, यानी ये जो घोष, श्री अरबिंदो घोष हैं उनका पूरा नाम, तो ये जो घोष लड़के थे, भाई थे, 10 इस प्रकार ग्रू अप, बड़े हुए, प्रैक्टिकली, यानी वास्तविकता में, एज इंग्लिश चिल्ड्रन, यानी अंग्रेज बच्चों की तरह। यहाँ भी इंग्लिश स्कूल में पढ़े दार्जिलिंग में, लॉरेटो कॉन्वेंट आपको याद रखना है, और फिर इंग्लैंड में पढ़े तो पूरे अंग्रेज बच्चों की तरह पढ़े। एट मैनचेस्टर, मैनचेस्टर में श्री अरबिंदो स्टेड विद, श्री अरबिंदो रहे, एंड लर्नड, और उन्होंने सीखा, पढ़ाई की, फ्रॉम रेवरेंड विलियम एच ड्यूरेट एंड मिसेस ड्यूरेट। इन लोगों के साथ वो रहे इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में, और वहीं उन्होंने पढ़ाई की। आगे ये इस बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है उनके बारे में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैंने वो चीज़ें यहाँ मार्क कर ली हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, तो मैं उतना ही इसमें पढ़ा रही हूँ, कुछ मैंने स्किप कर दिया है थोड़ा सा। फिर आगे देखते हैं। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन, जब, यानी कि जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो ही वॉज एक्सपेक्टेड, उनसे उम्मीद की जाती थी, टू ज्वाइन, कि वो ज्वाइन करें, यानी भर्ती हों, द ICS, इंडियन सिविल सर्विस। तो ये टारगेट होता था उस वक्त जो धनी लोग होते थे और अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा दिलवाते थे, इंग्लैंड भेजते थे, तो उनका टारगेट क्या होता था कि उनके बच्चे इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन करें।
इसका एक नाम इंपीरियल सिविल सर्विस भी है। आप ये नोट कर लीजिए कि आईसीएस का दूसरा नाम क्या था। एक तो इंडियन सिविल सर्विस और दूसरा है इंपीरियल सिविल सर्विस। तो इनको भी श्री अरबिंदो के पिताजी भी चाहते थे कि उनके बेटे अफसर बने अंग्रेजी गवर्नमेंट में, तो इंडियन सिविल सर्विस वो या फिर इंपीरियल सिविल सर्विस वो ज्वाइन करें। तो इसके लिए भेजा गया उनको, बट लेकिन एज ही रिपीटेडली फेल्ड, वो रिपीटेडली बार बार फेल्ड टू अपीयर एट द राइडिंग टेस्ट। ये नहीं कि वो पढ़ाई में फेल हुए, उन्होंने रिटन क्वालिफाई किया, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तो फेल होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता उनका। तो उन्होंने आईसीएस का जो रिटन एग्जाम था वो क्वालिफाई किया, लेकिन बार बार वो फेल किस चीज में हुए, और जानबूझकर इंटेंशनली वो फेल किस चीज में हुए, टू अपीयर, उपस्थित होने में, एट द राइडिंग टेस्ट। उस समय आईसीएस की जो परीक्षा होती थी उसमें एक कंपलसरी हॉर्स राइडिंग टेस्ट होता था, यानी आपको घुड़सवारी आनी चाहिए, वो टेस्ट क्वालिफाई करना होता था। तो उसमें वो गए ही नहीं, बार बार उनको बुलाया गया, रिटन वो क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन हॉर्स राइडिंग टेस्ट देने वो नहीं गए। तो बट एज ही रिपीटेडली फेल्ड टू अपीयर एट द हॉर्स राइडिंग टेस्ट। तो ये भी आप चीज़ ध्यान रखेंगे कि उन्होंने रिटन तो क्वालिफाई किया, लेकिन हॉर्स राइडिंग टेस्ट देने वो नहीं गए, फेल नहीं हुए बल्कि वो गए ही नहीं। तो बार बार वो असफल हुए, असफल होने का मतलब है यहाँ पर कि वो गए नहीं, टू अपीयर, उपस्थित होने में, एट द राइडिंग टेस्ट, यानी कि घुड़सवारी के टेस्ट को देने वो नहीं गए। इसलिए क्या हुआ, ही वॉज फाइनली डिसक्वालीफाइड। तो फाइनली मतलब कि अंततः डिसक्वालीफाई उनको कर दिया गया, अयोग्य उनको घोषित कर दिया गया, असफल घोषित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने हॉर्स राइडिंग टेस्ट नहीं दिया। ही लेफ्ट इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड छोड़ा, एट लास्ट, अंत में, इन February 1893, फरवरी 1893 में। ये भी डेट्स आप थोड़े ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर डेट्स पूछ ली जाती हैं, हालांकि उनको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पर। हैविंग रिसीव्ड एन अपॉइंटमेंट फॉर ₹200, तो हैविंग रिसीव्ड यानी उनको प्राप्त हुआ, एन अपॉइंटमेंट एक मतलब नौकरी उनको मिली, फॉर ₹200, 200 रुपये की पर मंथ, प्रतिमाह। आप सोच रहे होंगे 200 रुपये में क्या होता है, अभी तो 200 रुपये की आपकी किताब ही आई होगी, लेकिन उस वक्त 200 रुपये बहुत मायने रखते थे, बहुत अच्छी सैलरी थी वो। तो 200 रुपये प्रतिमाह की सैलरी पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ, इन द सर्विस ऑफ द महाराजा ऑफ बड़ौदा। तो ये आपको याद रखना है कि किसकी सेवा में, इन द सर्विस, सेवा में, ऑफ महाराजा ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा के महाराजा की सेवा में, यानी बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया और 200 रुपये प्रतिमाह की नौकरी पर रखा। श्री अरबिंदो पास द नेक्स्ट 13 years एट बड़ौदा। श्री अरबिंदो ने पास गुजारे द नेक्स्ट 13 years, अगले 13 साल, एट बड़ौदा, बड़ौदा में। ही वॉज एम्प्लॉयड, उनको रखा गया था, मतलब काम पर रखा गया था, इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, विभिन्न भागों में, विभाग अलग अलग विभाग होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनको काम पर रखा गया। बट लेकिन ही ग्रेजुअली ग्रेविटेटेड, ग्रेजुअली धीरे धीरे, ग्रेविटेटेड मीन्स मूव्ड टूवर्ड्स, मतलब आगे बढ़े, टूवर्ड्स द बड़ौदा कॉलेज। उनका जो इंटरेस्ट था वो किधर मुड़ गया, बड़ौदा कॉलेज की तरफ। वेयर, जहाँ, ही फर्स्ट सर्व्ड, उन्होंने पहले सेवा दी, एज अ लेक्चरर, एक लेक्चरर के रूप में, इन फ्रेंच, फ्रेंच भाषा के। तो इन्होंने फ्रेंच पढ़ी थी, तो फ्रेंच भाषा के लेक्चरर के रूप में इन्होंने पहले अपनी सेवा दी। एंड देन, और उसके बाद, एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, उसके बाद वो प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश भी बने। ही ऑल्सो वर्कड, उन्होंने काम किया, एज इट्स वाइस प्रिंसिपल, इसके वाइस प्रिंसिपल के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। ही नाउ एम्प्लॉयड, अब देखिए क्या किया उन्होंने कि ही नाउ, उन्होंने अब एम्प्लॉयड, रखे,
स्पेशल ट्यूटर्स, विशेष शिक्षक ट्यूटर रखे अपने लिए। काहे के लिए रखे? एंड क्विकली, और जल्दी से, मास्टर्ड यानी महारत हासिल की, बंगाली, बंगाली भाषा में, हिज मदर टंग जो कि उनकी मातृभाषा थी, यानी उनके पिताजी ने उनको मातृभाषा से दूर रखा था, उनको बंगाली सीखने ही नहीं दी। एंड संस्कृत, और संस्कृत भाषा। तो इन दोनों भाषाओं के लिए उन्होंने अपने लिए ट्यूटर लगाए, शिक्षक लगाए कि भाई अब आप मुझको बंगाली भाषा और संस्कृत भाषा सिखाओ। और दोनों भाषाओं में उन्होंने इतनी महारत हासिल की कि आगे आप जब मैं उनके वर्क्स आपको बताऊंगी कि क्या क्या उन्होंने लिखा है। संस्कृत भाषा को पूरा पढ़ा और उसके पढ़ने के बाद उन्होंने इंग्लिश में इतना शानदार लिखा है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर यानी इस स्तर पर, ही लर्न, उन्होंने सीखा मराठी एंड गुजराती टू, मराठी भाषा भी सीखी, गुजराती भाषा भी सीखी। आप देखिए कि हम तो दो भाषाएं सीखने के बाद ही अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। हमें हिंदी आती है साहब, हमें उर्दू आती है, हमें इंग्लिश आती है, तो हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए। लेकिन श्री अरबिंदो को देखिए, उन्होंने फ्रेंच के टीचर रहे, वो इंग्लिश के टीचर रहे, और उसके अलावा उन्होंने बंगाली, संस्कृत, मराठी, गुजराती, कितनी भाषाएं उन्होंने सीखी। द पॉलिटिकल सीन, यानी जो राजनीतिक दृश्य था इन इंडिया, भारत में, डिप्रेस्ड हिम, उसने उनको डिप्रेस किया, निराश किया। यानी भारतीयों की जो दशा थी भारत में, यानी अपने ही देश में हम गुलाम थे, और हमारी दुर्दशा मतलब क्यों थी? क्योंकि हमारे जो शासक थे वो अंग्रेज थे, विदेशी थे। तो ये जो पॉलिटिकल सीन था, राजनीतिक दृश्य था भारत का, उसने उनको डिप्रेस किया, निराश किया। एंड ही रोट, और उन्होंने लिखे अ नंबर ऑफ, मीन्स खूब सारे, ढेर सारे, अनगिनत, ट्रेंचेंट आर्टिकल्स, ट्रेंचेंट मतलब विगरस, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरे हुए, आर्टिकल्स यानी कि लेख, टू द कॉलम्स, कॉलम होते हैं न्यूज़पेपर्स में, तो उन्होंने इंदु प्रकाश, एक पत्र था, तो उस समाचार पत्र में उन्होंने कॉलम लिखा अंडर द ट्रेलिंग कैप्शन, और अंडर मीन्स अंतर्गत, द ट्रेलिंग कैप्शन, ट्रेलिंग का मतलब होता है मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, कैप्शन यानी कि टाइटल। तो जो शीर्षक था उनके लेखों का वो क्या था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, नए लैंप, नए चिराग, फॉर ओल्ड, पुरानों के बदले। गली में आपके यहाँ भी आवाज़ लगाता होगा, नए बर्तनों से पुराने बर्तन बदल लो, यानी कि अपने पुराने बर्तन दो और नए बर्तन ले लो। तो इसी तरीके से उन्होंने, उनका जो कैप्शन था वो था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, नए चिराग पुरानों की जगह, यानी पुराने चिरागों से नए चिरागों को बदल दो। तो उन्होंने मतलब नया ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया, मतलब आप भारतीय रहते हुए भी, भारतीय भाषाओं को सीखते हुए भी, भारतीयता को अपनाते हुए भी, अपने देश की संस्कृति को अपनाते हुए भी आप दूसरी संस्कृति को जान सकते हैं, आप विदेशी भाषाओं को सीख सकते हैं, आप विदेशी कल्चर को सीख सकते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को अपनाते हुए भी। तो यही श्री अरबिंदो ने किया कि जो पुरानी कुछ हमारी संस्कृति में कुछ चीज़ें थीं, कुछ बुराइयां थीं, तो उनको बदला, उस पर जोर दिया, और क्या कहा उन्होंने? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, यानी पुराने चिराग हटाकर नए चिराग। और ये कैप्शन था, ये टाइटल था उनके लेखों का जो उन्होंने लिखे इंदु प्रकाश में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और अपनी नोटबुक में नोट भी करनी है कि इंदु प्रकाश में उन्होंने जो आर्टिकल लिखे, उनका कैप्शन क्या था, उनका टाइटल क्या था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। दिस वॉज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स। दिस वॉज फॉलोड यानी इसके बाद आए अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स, यानी बहुत सारे लेख। एक सीरीज क्रम होता है ऑफ आर्टिकल्स, लेखों का, यानी उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारे लेख लिखे। ऑन द आर्ट ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑन द आर्ट यानी कला पर, ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी, इनसे आप परिचित होंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ।
और उस आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। आप नोट कीजिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ है और उससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये मान लीजिए इस एग्ज़ाम में इनमें से नहीं भी आया कुछ, तो आगे आपको ये नॉलेज काम आएगी। तो बहुत ध्यान से इनको नोट करते जाइए आप। इन अप्रैल 1901, अप्रैल 1901 में श्री अरबिंदो मैरिड, श्री अरबिंदो ने शादी की मृणालिनी बोस से। ये उनकी पत्नी का नाम है, मृणालिनी बोस। ड्रॉन स्लोली टू द सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स इन बंगाल। तो ड्रॉन मतलब उनका खिंचाव हुआ, स्लोली धीरे धीरे, टू द सेंटर केंद्र की ओर, ऑफ रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स, रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, पॉलिटिक्स राजनीति, इन बंगाल, बंगाल में। तो बंगाल में जो क्रांतिकारी राजनीति थी उसकी तरफ उनका खिंचाव हुआ। इन 1905 में श्री अरबिंदो रोट, श्री अरबिंदो ने लिखा भवानी मंदिर। ये भवानी मंदिर उन्होंने लिखा। अ हैंडबुक फॉर रिवॉल्यूशनरीज, तो ये एक किताब थी, उसका टाइटल था भवानी मंदिर, और ये एक हैंडबुक थी रिवॉल्यूशनरीज के लिए, क्रांतिकारियों के लिए, डेडिकेटेड, जो कि समर्पित थे, टू द सर्विस ऑफ भवानी, भवानी माँ की सेवा के प्रति। विच कॉज्ड, जिसने पैदा किया, अ फ्लटर इन द ब्यूरोक्रेसी। फ्लटर मतलब फड़फड़ाहट होती है, तो यहाँ फड़फड़ाहट का मतलब हुआ क्रोध। इन द ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो अफसर थे, जो गवर्नमेंट थी यानी सरकारी अफसर थे, उनको उनके अंदर क्रोध पैदा हुआ, क्योंकि भाई ये क्रांतिकारियों के लिए पुस्तक थी और क्रांतिकारी तो सरकार के खिलाफ थे ना, अंग्रेजी सरकार के, तो उनको क्रोध आया। इन अप्रैल 1906, अप्रैल 1906 में ही अटेंडेड, वो उन्होंने भाग लिया, वो उपस्थित हुए, द बैरिसल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, तो ये एक राजनीतिक कॉन्फ्रेंस थी। एंड टुक अ प्लंज, और कूद पड़े, इनटू पॉलिटिक्स, राजनीति में, एट लास्ट, अंत में। तो जिस चीज़ से उनके पिताजी ने उनको अलग रखा उसी में वो कूद पड़े। उनके पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके बेटे क्रांतिकारी बने या फिर भारतीय इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कोई पार्टिसिपेट करें, लेकिन हुआ बिल्कुल वही, हुई है वही जो राम रच राखा। तो जो ईश्वर चाहता है वही होता है। और उनको अगर वो एक अफसर बने होते, मान लीजिए अपने पिताजी की इच्छाओं के अनुरूप वो ICS में गए होते, इंडियन सिविल सर्विस में, और एक अफसर बने होते, तो शायद हम आज उनके बारे में नहीं जानते। लेकिन उन्होंने उससे भी बड़ा काम किया और इसलिए आज हम उनको याद करते हैं। वो हमारे महान पूर्वज हैं, उनको हम हमेशा अपनी स्मृति में रखेंगे। तो वो इस पॉलिटिक्स में, इस राजनीति में कूद पड़े अंत में। ही लेफ्ट द बड़ौदा कॉलेज, ही लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया द बड़ौदा कॉलेज को। एंड टुक चार्ज, और उन्होंने चार्ज ले लिया एज एडिटर, संपादक के रूप में, है ना। तो वो एडिटर बन गए ऑफ वंदे मातरम, ये एक समाचार पत्र था, तो वंदे मातरम के वो संपादक बन गए। अ न्यू इंग्लिश डेली, ये अंग्रेजी में निकलता था वंदे मातरम, और डेली निकलता था, मतलब कि दैनिक समाचार पत्र था। जैसे हमारा हिंदुस्तान टाइम्स आता है या हिंदू आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, तो ये डेली न्यूज़ में है, मतलब कि जो रोज़ निकलने वाला समाचार पत्र है। कुछ वीकली होते हैं, है ना, तो कुछ मंथली होते हैं, महीने में एक बार निकलते हैं। तो ये डेली था वंदे मातरम। स्टार्टेड बाय बिपिन चंद्र पाल, तो लाल बाल पाल का जो ट्रायो था, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो लाल बाल पाल का जो ट्रायो था उसके एक मेंबर ये थे बिपिन चंद्र पाल। तो उन्होंने ये वंदे मातरम शुरू किया था और उसके एडिटर बने श्री अरबिंदो। एट द सेम टाइम, साथ उसी समय पर, ही एज्यूम्ड चार्ज, उन्होंने चार्ज लिया एज प्रिंसिपल के रूप में ऑफ द नेशनल कॉलेज कैलकाटा, नेशनल कॉलेज कैलकाटा के प्रिंसिपल के रूप में भी उन्होंने चार्ज लिया। ही अटेंडेड,
यानी उन्होंने भाग लिया द कैलकटा कांग्रेस में, प्रेसाइडेड ओवर बाय दादा भाई नौरोजी। तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसाइडेड ओवर यानी उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। एंड हेल्प्ड टू गिव इट्स रेजोल्यूशंस अ मिलिटेंट टोन। एंड हेल्प्ड और उन्होंने मदद की, टू गिव देने में, इट्स रेजोल्यूशंस यानी जो निर्णय थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो निर्णय थे उनको एक मिलिटेंट टोन, मिलिटेंट क्रांतिकारी टोन, आवाज। तो अभी तक क्या था कि जो कांग्रेस की टोन थी वो बड़ी क्या कह सकते हैं आप, पोलाइट थी, विनम्र थी, लेकिन इनके आने के बाद, लाल बाल पाल्का ट्रायो और ये श्री अरबिंदो, इन लोगों के आने के बाद उसको एक क्रांतिकारी आवाज मिली। यानी विनम्रता से नहीं मांगना है अंग्रेजों से अपना अधिकार, हमें छीनना है। इन जुलाई 1907, जुलाई 1907 में ही वॉज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, फॉर हैविंग पब्लिश्ड, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था, क्या चीज? सर्टेन पैट्रियोटिक आर्टिकल्स, कुछ निश्चित मतलब राष्ट्रभक्ति से भरे हुए, देशभक्ति से भरे हुए आर्टिकल्स, लेख इन हिज पेपर, अपने समाचार पत्र में। बट लेकिन वॉज लेटर, बाद में, ऑनरेबली, सम्मान के साथ, एक्विटेड, छोड़ दिया गया उनको। पहले अरेस्ट किया गया लेकिन बाद में सम्मान के साथ उनको छोड़ दिया गया। इन दिसंबर ऑफ द सेम ईयर, उसी साल दिसंबर में, ही अटेंडेड, उन्होंने अटेंड किया यानी कि भाग लिया, द एबॉर्टिव सूरत कांग्रेस। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अभी फिर से ध्यान रखिए कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो सूरत में हुआ था 1907 में। तो सूरत कांग्रेस, तो जो सूरत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, एबॉर्टिव मतलब कि जो हुआ, विभाजन हुआ था, उसके लिए ये शब्द आया है एबॉर्टिव। वैसे तो एबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल होना, किसी चीज़ का निष्फल होना। तो सूरत में क्योंकि विभाजन हुआ था तो इसको एबॉर्टिव सूरत कांग्रेस उन्होंने कहा। यानी ये जो अधिवेशन था एक तरीके से निष्फल इसलिए था कि कांग्रेस में दो धड़े हो गए। तो एक जो धड़ा था वो उदारवादी था और दूसरा जो धड़ा था वो क्रांतिकारी था, जिसमें कि लाल बाल पाल और श्री अरबिंदो ये लोग मुख्यतः थे। एंड टुक अ लीडिंग पार्ट, और उन्होंने लिया लीडिंग पार्ट यानी नेतृत्वपूर्ण भाग लिया, इन द डेलिबरेशंस ऑफ द नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट पार्टी। तो इन द डेलिबरेशंस मतलब कि क्रियाकलापों में, ऑफ द नेशनलिस्ट जो राष्ट्रीयतावादी थे, और एक्सट्रीमिस्ट मतलब कि जो क्रांतिकारी थे। पार्टी तो पार्टी क्योंकि दो भागों में बट गई थी, तो उसमें जो क्रांतिकारी दल था उसमें उन्होंने, उसके साथ श्री अरबिंदो ने पार्टिसिपेट किया, उनका साथ दिया। इट वॉज, ये हुआ, अबाउट दिस टाइम, लगभग इसी समय, टू भी मतलब इसी समय ये भी हुआ, क्या हुआ, दैट के श्री अरबिंदो मेट, यानी श्री अरबिंदो मिले, योगी लेले। तो ये एक योगी थे लेले, इनका पूरा नाम आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इनका पूरा नाम था विष्णु भास्कर लेले, तो कहीं नोट कर लीजिए, विष्णु भास्कर लेले। तो इस समय इनकी मुलाकात श्री अरबिंदो की विष्णु भास्कर लेले से हुई। एंड हैड हिज फर्स्ट रियलाइजेशन, और उनको अपना पहला अनुभव हुआ, ऑफ द वेदांतिक अद्वैतिक एक्सपीरियंस, यानी जो वेदांत का अद्वैत अनुभव है, एक्सपीरियंस है। अद्वैतवादी क्या कहते हैं? देखिए, द्वैतवादी ये कहते हैं कि ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, और अद्वैतवादी कहते हैं कि ईश्वर और आत्मा, ईश्वर और जीव एक हैं, अद्वैत, द्वै नहीं है वो। तो वेदांतिक अद्वैतिक एक्सपीरियंस यानी इस अनुभव का उन्होंने पहली बार अनुभव किया, ऑफ अटर साइलेंस ऑफ द माइंड। और फिर उन्होंने क्या किया?
अटर पूरी तरीके से साइलेंस, शांति ऑफ द माइंड, मस्तिष्क की, फॉर 3 होल डेज, पूरे 3 दिन तक वो समाधि में रहे और उन्होंने मस्तिष्क की पूरी शांति का अनुभव किया। तो ये मेडिटेशन होती है, समाधि होती है, जिसमें योगी जो तपस्वी लोग हैं वो रह सकते हैं 3 दिन तक लगातार समाधि में वो रह सकते हैं, उनमें ये शक्ति आती है। तो ये जो धर्म का, ज्ञान का, समाधि का मार्ग है, ये इसमें अलग ही आनंद है, अलग ही आनंद की वर्षा होती है जो कि हम लोग नहीं समझ सकते। कभी कभी अनुभव होता है, आप पूरे मनोयोग से पूजा कीजिए। जैसे कि आप कहीं जाते हैं, जैसे मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं तो वहाँ पर उनको काफ़ी चलना पड़ता है। हम लोग परिक्रमा लगाने जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाते हैं, या फिर वैष्णो देवी जाते हैं, कितना चलना पड़ता है, कितना कष्ट होता है, लेकिन आनंद आता है। तो इस तरीके का एक आनंद होता है जो धर्म के मार्ग में है, उसका अलग एक्सपीरियंस होता है। तो इन्होंने जो ये एक्सपीरियंस किया अद्वैतवाद का और समाधि लगाई 3 दिन तक, ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ्स, यानी पहले 4 महीने तक ऑफ 1908 के श्री औरबिंदो ने मैनेज किया, व्यवस्था की, टू एंगेज हिमसेल्फ, अपने आप को लगाने की, इन योगा में, एज वेल एज, साथ ही इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, द कंप्लीट इनर काम, पूरी आंतरिक शांति, सस्टेनिंग हिज हेक्टिक आउटर एक्टिविटी, जिसने कि सस्टेन किया हुआ था, संभाले हुआ था, हिज हेक्टिक होती है जो थकाने वाली होती है, आउटर बाहरी एक्टिविटी, क्रियाकलाप। तो बाहर एक्टिव रहने के लिए आपको अंदर से बहुत शांत रहना पड़ता है। आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, बाहर बहुत एक्टिव आप रह सकते हैं अगर आप अंदर से शांत हों, जो आपका मन शांत हो, आपकी आत्मा शांत हो, आपका हृदय शांत हो। अगर आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके हृदय में उथल पुथल है तो आप बाहरी क्रियाकलाप, जितने आपके बाहर के काम हैं, उनको आप पूरी संतुष्टि के साथ नहीं कर सकते, पूरी कुशलता के साथ नहीं कर सकते। अच्छी कुशलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने मन को कंट्रोल करना होगा, आपको अपने हृदय को कंट्रोल करना होगा, वश में रखना होगा, शांत रखना होगा अपने दिमाग को। तो यही उन्होंने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? कंप्लीट इनर काम, पूर्ण आंतरिक शांति। ऑन May 4 यानी 4 मई 1908 को ही वॉज अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन कनेक्शन विद, किस संबंध में? इन कनेक्शन विद मतलब संबंध में द मुजफ्फरपुर बॉम्ब ब्लास्ट, मुजफ्फरपुर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बम विस्फोट हुआ था, तो उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दैट हैड टेकन प्लेस, जो कि हुआ था, यानी बम ब्लास्ट हुआ था अ फ्यू डेज अर्लियर, कुछ दिन पहले। आफ्टर अ डिटेंशन, यानी उनको डिटेन करने के बाद, उनको गिरफ्तारी में रखने के बाद, ऑफ 1 ईयर, 1 साल के तक, इन द अलीपुर जेल में, ही वॉज अगेन एक्विटेड, उनको फिर से छोड़ दिया गया। इन फरवरी 1910, फरवरी 1910 में, ही लेफ्ट कैलकाटा, उन्होंने कलकत्ता छोड़ दिया, फॉर चंदेर नागौर चले गए, एंड अल्टीमेटली, और अंततः, रीच्ड पौंडीचेरी, वो पौंडीचेरी पहुंचे, ऑन अप्रैल 4 अप्रैल 1910 को, एंड स्टेड देयर, और वहां पर रहे, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने बाकी के पूरे जीवन वो वहीं रहे। श्री औरबिंदो रहे एट फर्स्ट इन रिटायरमेंट, एट फर्स्ट प्रारंभ में, इन रिटायरमेंट मतलब अकेले, अलग, एट पौंडीचेरी में, विद 4 और 5 डिसिपल्स, ये ऑफ नहीं और होगा यहाँ पर, 4 या 5 शिष्यों के साथ। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, मोर एंड यट मोर, ज्यादा और ज्यादा, बिगेन टू कम, आने लगे, टू हिम, उनके पास, टू फॉलो, अनुकरण करने के लिए, हिज स्पिरिचुअल पाथ, उनके जो
स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रास्ता था उनके रास्ते पर चलने के लिए। एंड श्री अरबिंदो आश्रम, और जो श्री अरबिंदो आश्रम ये पौंडीचेरी में है, बहुत खूबसूरत है, कभी जाइएगा विजिट करने। केम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आया। तो श्री अरबिंदो के आश्रम से बहुत सारी पुस्तकें उनकी छपती हैं। उनकी एक पुस्तक मेरे पास भी है, ये देखिए काफ़ी कंडीशन तो ख़राब हो चुकी है इस बुक की, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले ख़रीदी थी। कलेक्टेड पोइम्स हैं उनकी, द कंप्लीट पोइटिकल वर्क्स करके, और ये श्री अरबिंदो आश्रम से पब्लिश्ड है। देखिए श्री अरबिंदो आश्रम पौंडीचेरी, वहाँ से पब्लिश्ड है। तो इनके सारे वर्क्स वहाँ पे आपको मिलेंगे देखने को, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कभी मौका मिले तो जाइएगा पौंडीचेरी। ऑन मार्च 29, 1914 यानी 29 मार्च 1914 को मैडम मीरा रिचर्ड, इनका नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है कि ये मदर के नाम से जानी जाती हैं। श्री अरबिंदो आश्रम में माँ के नाम से जानी जाती हैं। तो उनका नाम क्या है? मैडम मीरा रिचर्ड मेट श्री अरबिंदो, वो श्री अरबिंदो से मिली। एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम, और उन्होंने उनको पहचाना एज द कृष्णा, कृष्णा के रूप में, ऑफ हर विजन्स, जो उनके सपनों में आते थे, एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, और उनके आध्यात्मिक अनुभवों में आते थे। द गुरु, और वो गुरु शी हैड बीन सीकिंग, जिनकी वो तलाश कर रही थी, ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन। द रिचर्ड्स एंड श्री अरबिंदो, तो ये रिचर्ड फैमिली थी पूरी, तो रिचर्ड फैमिली एंड श्री अरबिंदो, और श्री अरबिंदो ने लॉन्च्ड, प्रारंभ किया, ऑन अगस्त 15, 1904, 15 अगस्त 1914 को। तो ये इनका जन्मदिन भी था श्री अरबिंदो का। क्या शुरू किया? द आर्या, अ मंथली जर्नल, एक जर्नल शुरू किया, एक मतलब कि आप कह सकते हैं समाचार पत्र शुरू किया, जो कि महीने में एक बार निकलता था। डिवोटेड टू, जो कि समर्पित था, अ सिस्टमेटिक स्टडी, यानी कि एक व्यवस्थित अध्ययन, ऑफ द हाईएस्ट प्रॉब्लम्स, उच्चतम समस्याओं के प्रति, ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की। तो ये जो आर्या जर्नल था, इसमें क्या डिस्कस किया जाता था? अस्तित्व की समस्याएं। When the Richards left for France, तो ये लोग फ्रांसीसी थे, जो रिचर्ड फैमिली थी। जब वो फ्रांस चले गए, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो जिम्मेदारी थी, ऑफ रनिंग, चलाने की, द जर्नल, इस जर्नल को, इस समाचार पत्र को, फेल ऑन श्री अरबिंदो, पूरी तरीके से श्री अरबिंदो के ऊपर आ गई जिम्मेदारी। मैडम रिचर्ड, तो ये जो मैडम रिचर्ड हैं, रिटर्न्ड, लौटी, टू पौंडीचेरी, पौंडीचेरी को, ऑन अप्रैल 24, 1920, 20 अप्रैल 1920 को, 24 अप्रैल 1920 को। एंड द आश्रम, और जो आश्रम है, बिगेन टू एक्वायर, प्राप्त करने लगा, अ न्यू डायमेंशन, एक नई दिशा। शी टुक एंटायर चार्ज, उन्होंने पूरा चार्ज ले लिया, पूरी जिम्मेदारी ले ली, ऑफ द आश्रम, आश्रम की। एंड केम टू बी नोन, और वो विख्यात हुई, उन्हें जाना जाने लगा, एज द मदर, माँ के रूप में। तो माँ के नाम से उनको जाना जाने लगा। ऑन December 5, 1950, तो 5 दिसंबर 1950 को श्री अरबिंदो पास जबे, श्री अरबिंदो का देहावसान हो गया। आफ्टर अ ब्रीफ इलनेस, थोड़े सी बीमारी के बाद, यानी कुछ समय के लिए वो बीमार रहे, और 5 दिसंबर 1950 को उनका देहावसान हुआ, एट 1:26 AM, यानी 1:26 पर सुबह। हिज बॉडी रिपोजिंग इन अ ग्रेंजियर ऑफ विक्टोरियस क्वाइट, तो उनका जो शरीर है, रिपोज, जैसे कि आराम करने चला गया, इन अ ग्रेंजियर, वैभव की ओर, ऑफ विक्टोरियस क्वाइट, यानी ऐसी, क्वाइट मीन्स शांति, विक्टोरियस जो विजयी हो, तो एक विजयी शांति की ओर उनका शरीर चला गया। फॉर द नेक्स्ट 4 days, अगले 4 दिनों तक, द बॉडी सीम्ड, उनका जो शरीर है, ऐसा प्रतीत हो रहा था,
चार्ज्ड, जैसे कि उसमें एक ऊर्जा आई हो, कोई चार्ज आया हो, विद सच अ कंसंट्रेशन ऑफ सुपर नेचुरल लाइट, यानी कंसंट्रेशन होता है केंद्रित होना, अभिकेंद्रित होना, ऑफ सुपर नेचुरल लाइट, सुप्रामेंटल लाइट, यानी कि एक आध्यात्मिक रोशनी जैसे उनके शरीर में आई हो मृत्यु के बाद भी। दैट देयर वॉज नो साइन, कि कोई भी संकेत नहीं थे, ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी कि बॉडी डिकम्पोज होने लगता है, खराब होने लगता है, जब मृत्यु हो जाती है तो बहुत जल्दी बॉडी खराब होने लगती है, लेकिन श्री अरविंदो की बॉडी में कोई भी ऐसे संकेत नहीं थे कि उनकी बॉडी खराब हो रही हो, डिकम्पोज हो रही हो। ऑन December 9 दिसंबर 1950 को द बॉडी वॉज बरीड, उनके शरीर को दफना दिया गया, इन द आश्रम प्रेमिसेस, यानी आश्रम में ही, आश्रम की भवन के अंदर, एट 5 PM, शाम के 5 बजे। तो ये तो था उनका जीवन परिचय। एक बार क्रोनोलॉजी ऑफ इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी जो कालक्रम है, क्रोनोलॉजी कालक्रम को बोलते हैं, समय क्रम को बोलते हैं, ऑफ इम्पोर्टेंट डेट्स यानी जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं उनके जीवन की, उनको और एक बार देख लेते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारी डेट्स उस वक्त मैंने बताई थी और आपने नोट भी की होंगी, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। 1872 बॉर्न ऑन 15 अगस्त एट कैलकाटा, तो 1872 में कैलकाटा में वो 15 अगस्त को पैदा हुए। डॉक्टर के.डी. घोष एंड स्वर्णलता देवी, द डॉटर ऑफ ऋषि राज नारायण बोस, अ ग्रेट पैट्रियट एंड फिलोसोफर। तो ये उनके पिता थे के.डी. घोष, डॉक्टर के.डी. घोष, और उनकी माता थी स्वर्णलता देवी, जो कि पुत्री थी डॉटर ऑफ ऋषिराज नारायण बोस, इनकी पुत्री थी ये। अ ग्रेट पैट्रियट एंड फिलोसोफर, जो कि खुद एक महान देशभक्त थे और फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। तो आपने देखा कि श्री अरविंदो के पिता ने बहुत कोशिशें की उनको भारतीय धर्म, संस्कृति और भारतीय तौर तरीकों से अलग रखने की और भारतीय भाषाओं से अलग रखने की, लेकिन उनकी माँ के जो पिता थे, यानी उनके जो नाना थे, वो महान देशभक्त थे और दार्शनिक थे। तो अपनी नाना से उनमें देखिए ये क्वालिटीज़ आ गई। तो कहीं ना कहीं आपके जो जीन्स हैं वो मैटर करते हैं। अगर पिता ने कोशिश की अलग रखने की, लेकिन यहाँ से तो जीन्स आए ना, तो मैटर करती हैं चीज़ें, आपकी हेरिडिटी मैटर करती है। फिर देखिए 1879 में टेकन टू इंग्लैंड, उनको इंग्लैंड ले जाया गया, एंड लेफ्ट एट मैनचेस्टर, मैनचेस्टर में उनको छोड़ दिया गया विद द ड्यूरेट्स। उसके बाद 1879 से लेके 83 तक लर्नड लैटिन एंड फ्रेंच, उन्होंने लैटिन और फ्रेंच भाषाएं सीखी फ्रॉम मिस्टर ड्यूरेट। मिस्टर ड्यूरेट से कंट्रीब्यूटेड पोइम्स, उन्होंने कंट्रीब्यूट की पोइम्स, कविताएं मतलब लिखी, टू द फॉक्स फैमिली मैगजीन। फॉक्स फैमिली मैगजीन के लिए उन्होंने कविताएं लिखी। 1884 से 1889 तक स्टडीड एट सेंट पॉल्स स्कूल लंदन, तो ये यहाँ इन्होंने पढ़ाई की सेंट पॉल्स स्कूल लंदन में। वॉज अवॉर्डेड मैनी इंपॉर्टेंट प्राइजेस, बहुत सारे उनको इनाम मिले, महत्वपूर्ण इनाम मिले। 1890 में ज्वाइंट किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड ये कॉलेज है किंग्स कॉलेज, उसमें उसको ज्वाइन किया उन्होंने, उसमें प्रवेश लिया विद अ स्कॉलरशिप, एक स्कॉलरशिप के साथ स्कॉलरशिप उनको मिली, छात्रवृत्ति मिली। पास्ड हाई इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रिपोस, तो वो पास हुए अच्छे अंकों से इन द फर्स्ट पार्ट, यानी पहले भाग में, ऑफ द ट्रिपोस। ट्रिपोस एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम होता है बीए की डिग्री के लिए, यानी ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रिपोस। तो उसका पहला भाग उन्होंने पास किया। पास द ओपन कंपटीशन फॉर द ICS, और उन्होंने जो खुला कंपटीशन था, प्रतियोगिता थी, वो ICS की मैं पहले ही आप इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, वो उन्होंने पास की। बट डिड नॉट अपीयर, लेकिन वो अपीयर नहीं हुए, शामिल नहीं हुए फॉर द
रीडिंग टेस्ट नहीं, इसको ये गलत छपा हुआ है किताब में, राइडिंग टेस्ट आएगा, यानी हॉर्स राइडिंग का जो टेस्ट होता था उसमें वो शामिल नहीं हुए। इसके बाद वो सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन मजलिस के वो सेक्रेटरी बने। फिर 1892 में मेंबर ऑफ लोटस एंड द डैगर, ये इसके मेंबर बने। लोटस एंड द डैगर एक सीक्रेट सोसाइटी, एक गुप्त समाज था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, गुप्त संगठन था, फॉर्म्ड, जो कि बना हुआ था इन लंदन में, टू वर्क, काम करने के लिए, फॉर इंडियाज फ्रीडम, भारत की आज़ादी के लिए। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि लोटस एंड द डैगर क्या था। वो 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि कोई एक किताब थी, कोई एक जर्नल था, कोई मैगजीन थी, लेकिन आपको याद रखना है कि ये क्या था, एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि लंदन में बनी थी और इंडिया की फ्रीडम के लिए, भारत की आज़ादी के लिए काम करती थी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक संगठन था। फिर है 1893 इंट्रोड्यूस टू द गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। तो बड़ौदा के गायकवाड़ जो वंश है वहाँ उनका परिचय हुआ। वहाँ वो सेवा करने गए, अपनी सेवाएं देने गए, वहाँ उनको नौकरी मिली, तो गायकवाड़ फैमिली में उनको नौकरी मिली। अपॉइंटेड इन बड़ौदा सर्विस, तो बड़ौदा में उनको अपॉइंटमेंट मिला, नियुक्ति मिली उनको। द फर्स्ट कंक्रीट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और इसी दौरान उनको क्या हुआ, 1893 में ही कि उनको पहला कंक्रीट मतलब कि सॉलिड, ठोस, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक एक्सपीरियंस, अनुभव हुआ। कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने योगदान दिया। अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे लेखों का योगदान दिया। कंटेनिंग, जिनमें कि था, यानी उनके लेखों में था। रेडिकल यानी कि क्रांतिकारी। पॉलिटिकल, राजनीतिक आइडियाज, विचार। टू द इंदु प्रकाश, तो इंदु प्रकाश मैगजीन को उन्होंने आर्टिकल्स लिखे। एट बॉम्बे में से ये प्रकाशित होता था। इंटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन लिटरेचर, और उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया, इंटेंसिव गहन अध्ययन किया किसका, भारतीय साहित्य का। तो जिस भारतीय साहित्य से उनके पिताजी ने उनको अलग रखा था कि भाई हमारा बेटा भारतीय चीजें ना पढ़े, तो उनको उन्होंने गहराई से पढ़ा। फिर 1895 से 1896 सॉन्ग्स टू मिर्टिला एंड अदर पोइम्स, ये उन्होंने पोइम्स लिखी, ये टाइटल है। और ये 1895 में। एंड उर्वशी उन्होंने लिखा है, वो 1896 में ये सब पब्लिश हुए। 1895 में ये पब्लिश हुआ और 1896 में उर्वशी पब्लिश हुआ। 1901 मैरिड टू मृणालिनी देवी, 1901 में उन्होंने मृणालिनी देवी से शादी की। द डॉटर ऑफ भूपाल चंद्र बोस, तो ये बेटी थी भूपाल चंद्र बोस, एट कैलकाटा में। फिर 1902 से 1905 तक विजिटेड बंगाल सेवरल टाइम्स, कई बार वो बंगाल गए। ऑर्गेनाइज सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटीज़, ऑर्गेनाइज मतलब कि गठन किया उन्होंने, गुप्त, सीक्रेट मतलब गुप्त, रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी सोसाइटीज़, संगठनों का। एंड मोबिलाइज्ड, और मतलब मोबिलाइज किया मतलब कि दिशा दी, आगे बढ़ाया। द नेशनलिस्ट, जो राष्ट्रीयतावादी थे। बिगेन प्रैक्टिस ऑफ योगा, और साथ ही उन्होंने योगा की प्रैक्टिस शुरू की, योग ध्यान करना उन्होंने शुरू किया। 1905 में क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन हुआ। एंटी ब्रिटिश स्पिरिट रेन हाई, तो जो एंटी मतलब खिलाफ, ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ स्पिरिट भावना, रेन हाई मतलब ऊंचाई तक उठी। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। मैं पहले भी आपको बताया था एक बार कि किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, तो उनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया 1905 में। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, वो सूरत में हुआ था 1907 में। फिर 1906 में क्या हुआ, स्टार्टेड एडिटिंग द वंदे मातरम, तो उन्होंने एडिटिंग शुरू की यानी संपादन शुरू किया वंदे मातरम का। वाइल ऑन लीव, जब वो छुट्टी पर थे। एट विपिन चंद्र पॉल्स इन्विटेशन, विपिन चंद्र पॉल के इन्विटेशन पर, निमंत्रण पर।
रिजाइंड हिज बड़ौदा जॉब, और उन्होंने रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया अपनी बड़ौदा की नौकरी से, एंड केम टू कलकत्ता, और कलकत्ता आ गए एज द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के रूप में, ऑफ द नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज के। डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा की, दैट के कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता, वॉज था द गोल, उद्देश्य, ऑफ इंडियाज नेशनल अवेकनिंग, भारत के राष्ट्रीय जागृति का, यानी जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो मतलब पूरी आज़ादी चाहिए, ये नहीं कि अंग्रेज़ों के संरक्षण में एक आंतरिक सरकार बना लें, वो नहीं, पूरी आज़ादी चाहिए उनको। तो ये उन्होंने क्लियर किया। पुट फोर्थ, उन्होंने सामने रखा, हिज 5-fold स्कीम, अपनी पंचायामी योजना, जिसमें मतलब 5 बिंदु थे, फॉर स्ट्रगल यानी संघर्ष के लिए, फॉर इंडिपेंडेंस आज़ादी के संघर्ष के लिए उनकी जो योजना थी, जो कि 5 भागों में थी, वो उन्होंने सामने रखी। और इसके बाद 1907 में हिस्टोरिक, ऐतिहासिक सूरत कांग्रेस, जो सूरत का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, स्प्लिट यानी कि फूट पड़ गई बिटवीन नेशनलिस्ट, तो जो नेशनलिस्ट थे वो अतिवादी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, एंड मॉडरेट्स जो कि उदारवादी थे, यानी एक अतिवादी थे, एक उदारवादी थे, नरम दल और गरम दल। तो जो गरम दल था यानी कि जो थोड़े स्ट्रिक्ट वेज में विश्वास करता था, तो उसमें लाल बाल पाल और श्री अरविंदो थे। मॉडरेट्स में मेनली गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी थे, और काफ़ी लोग थे इसमें मॉडरेट्स में, लेकिन जो मुख्य भूमिका थी वो गांधी जी और गोपाल कृष्ण गोखले की थी। और इधर जो नेशनलिस्ट थे उसमें लाल बाल पाल, श्री अरविंदो, इन लोगों की मुख्य भूमिका थी। तो ये डेट तो आपको पता होनी ही चाहिए, बंगाल विभाजन 1905 और ये जो कांग्रेस का विभाजन 1907, ये पहले भी कई बार आ चुका है। नेशनलिस्ट हेल्ड सेपरेट कन्वेंशन, तो जो अतिवादी थे, जो गरम दल था, नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, उन्होंने अलग सेपरेट यानी अलग कन्वेंशन, अधिवेशन किया अंडर श्री अरविंदो प्रेसिडेंटशिप, तो श्री अरविंदो की अध्यक्षता में। गवर्नमेंट ब्रॉट यानी जो सरकार थी, अंग्रेज सरकार, उन्होंने लगाया द चार्ज ऑफ सेडिशन, चार्ज आरोप होता है, सेडिशन राजद्रोह, तो राजद्रोह का आरोप इन लोगों के ऊपर लगाया। अच्छा, अगेंस्ट द वंदे मातरम, वंदे मातरम जो इनका समाचार पत्र था उसके खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया, बट इट फेल्ड, लेकिन वो जो आरोप था वो साबित नहीं हुआ। उसके बाद 1908 में उनको अरेस्ट किया गया इन कनेक्शन विद द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, तो अलीपुर षड्यंत्र के संबंध में उनको गिरफ्तार किया गया, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ओवरपावर्ड बाय इंट्यूटिव एक्सपीरियंसेस इनसाइड द जेल, ओवरपावर्ड मतलब उनके ऊपर हावी हो गया, विद द इंट्यूटिव एक्सपीरियंसेस, इंट्यूटिव जो अंदर से इंट्यूशन होती है, सहज ज्ञान होता है, एक अंदर से ज्ञान आता है, तो आत्मिक ज्ञान आप कह सकते हैं, आत्मिक ज्ञान के अनुभव उनके ऊपर हावी हुए इनसाइड द जेल, जेल के अंदर। 1909 में उनको एक्विटेड यानी कि उनको बरी कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। एडिटेड द धर्मा एंड द कर्मयोगी, तो ये समाचार पत्रों का उन्होंने एडिशन किया, संपादन किया, धर्म और कर्मयोगी का। 1910 में लेफ्ट फॉर पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के लिए चले गए वो। गवर्नमेंट इश्यूड वारंट अगेंस्ट हिम, तो गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ वारंट निकाला। फॉर अ सो कॉल्ड सेडिशियस आर्टिकल, एक सो कॉल्ड यानी कि तथाकथित, सेडिशियस मतलब कि राजद्रोह से भरा हुआ आर्टिकल, लेख, तो इन द कर्मयोगी, तो कर्मयोगी में उनका एक लेख छपा था जिसको कि राजद्रोह से भरा हुआ माना गवर्नमेंट ने और उनके खिलाफ वारंट निकाल दिया। एनग्रॉस्ड इन योगा, एनग्रॉस्ड मतलब कि वो डूब गए योग में, एट पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में। 1911 में विक्रम उर्वशी पब्लिश हुआ, उनका एक वर्क है, तो ये विक्रम उर्वशी पब्लिश हुआ 1911 में, बहुत फेमस वर्क है।
1914 में पब्लिकेशन ऑफ द मंथली आर्या, तो ये मासिक समाचार पत्र है आर्या नाम से, उसका प्रकाशन उन्होंने किया। विच सीरियलाइज्ड, जिसमें कि क्रम से निकले ऑल हिज मेजर वर्क्स, उनके सारे जो मुख्य लेख हैं वो सब क्रमबद्ध हुए आर्या में। 1915 में आहाना एंड अदर पोइम्स पब्लिश्ड, तो आहाना और दूसरी पोइम्स, ये इस टाइटल से उनका एक वर्क पब्लिश हुआ 1915 में। 1916 में मृणालिनी देवी डाइड एट कलकत्ता, उनकी पत्नी का निधन हो गया कलकत्ता में 1916 में। 1920 में द मदर श्री अरबिंदोज स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर, तो उनकी जो आध्यात्मिक संगिनी थी, जॉइंड आश्रम, उन्होंने आश्रम को ज्वाइन किया, आश्रम में आई वो। विच बिगेन टू ग्रो, जो कि आगे बढ़ने लगा उनका आश्रम। फिर 1922 में एसेज ऑन द गीता पब्लिश्ड, तो एसेज ऑन गीता ये पब्लिश हुए 1922 में। तो उन्होंने गीता, देखिए कि संस्कृत भाषा में है, तो श्रीमद् भागवत गीता का उन्होंने अध्ययन किया और उस पर एसेज लिखे हैं इंग्लिश में। 1926 में अचीव्ड सिद्धि, उन्होंने सिद्धि प्राप्त की ओवर व्हाट इज टर्म्ड, यानी जिसको कि कहा जाता है इन हिज स्पिरिचुअल वोकेबलरी, उनकी आध्यात्मिक वोकेबलरी में यानी शब्दावली में ओवर माइंड, यानी ओवर माइंड कहा जाता है। पेविंग द वे फॉर द डिसेंट ऑफ अ न्यू फोर्स, यानी पेविंग द वे, रास्ता बनाया, फॉर द डिसेंट, उतरने के लिए, ऑफ अ न्यू फोर्स, एक नई ताकत, यानी जैसे कि स्वर्ग से एक नई ताकत उतर के आई हो, तो उसके लिए उन्होंने रास्ता बनाया। सुपर माइंड, तो वो ताकत थी सुपर माइंड। कैपेबल ऑफ प्रमोटिंग, जिसमें कि कैपेबल क्षमता थी, ऑफ प्रमोटिंग, उठाने की, मैन मनुष्य को, इनटू अ हायर फेज, ऊंचाइयों तक, यानी जो फेज है ऊंचाई का, इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होता है विकास, तो जो मानसिक विकास है, यहाँ पर शारीरिक विकास की बात नहीं हो रही, इवोल्यूशन मानसिक विकास का जो हायर फेज है, जो उच्च स्तर है, वहाँ ले जाने की जो क्षमता है वो उनके अंदर विकसित हुई। सिद्धि प्राप्त होने का मतलब ये है कि जो आपका मस्तिष्क है वो एक ऊंचाई तक चला गया, जहाँ तक कि सामान्य लोगों का मस्तिष्क नहीं जाता। तो ये ध्यान, समाधि, कंसंट्रेशन से पॉसिबल होता है। तो ये उन्होंने किया, योग उन्होंने किया और एक मानसिक ऊंचाई प्राप्त की। और 1939-40 में क्या हुआ, द लाइफ डिवाइन पब्लिश्ड, तो लाइफ डिवाइन उनका वर्क है, ये पब्लिश हुआ। 1947 में इंडिया बिकेम फ्री, भारत आज़ाद हुआ। एंड द मास्टर रिजॉइस्ड एट इट, और मास्टर ये उन्हीं के लिए कहा गया है, श्री अरबिंदो ने इस पर आनंद व्यक्त किया, खुश हुए वो इस बात से कि भारत को आज़ादी मिली। 1950 में उनकी मृत्यु हो गई 5 दिसंबर को। एंड लेड टू रेस्ट इन महासमाधि, उनको मतलब आराम दिया गया, उनको विसर्जित किया गया, मतलब कि उनको उनकी समाधि बनाई गई, उनको दफनाया गया ऑन द, ये इसमें थोड़ा सा गलत छप गया है किताब में, 9th, यानी 5 को उनकी मृत्यु हुई और 19th गलत है, 9 दिसंबर को। और इसी साल क्या हुआ, सावित्री पार्ट 1 पब्लिश्ड, तो सावित्री उनका बहुत अच्छा वर्क है, पढ़ने लायक है और बहुत फेमस वर्क है, तो उसका पहला भाग पब्लिश हुआ इसी साल यानी कि 1950 में। फिर 1951 में सावित्री सेकंड, उसका दूसरा भाग पब्लिश हुआ, यानी कि जो पोस्थुमसली पब्लिश हुआ, जो भी किसी पोइट का काम, वर्क उसका मृत्यु के बाद पब्लिश होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्थुमस, POSTHUMOUS। तो पोस्थुमसली वो पब्लिश हुआ सावित्री का जो सेकंड पार्ट है 1951 में। फिर 1953 में 8 उपनिषद उन्होंने लिखे थे इंग्लिश में, वो पब्लिश हुए। द फाउंटेन ऑफ इंडियन कल्चर, ये उनका वर्क है, ये पब्लिश हुआ।
श्री अरविंदो ऑन हिमसेल्फ एंड ऑन द मदर। तो श्री अरविंदो ने अपने बारे में और माँ के बारे में जो लिखा है वो सब पब्लिश हुआ 1953 में। यानी ये सारा जो पब्लिकेशन वर्क है ये उनकी मृत्यु के बाद का है, पोस्थुमसली पब्लिश हुआ है। 1955 में सिंथेसिस ऑफ योगा एंड ऑन द वेदा पब्लिश्ड, ये भी उनका वर्क है, ये पब्लिश हुआ 1955 में। 1956 में सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति पब्लिश्ड, तो ये सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति प्रकाशित हुआ। 1957 में एलियन प्रकाशित हुआ। 1958 में रोडोगुन ये प्रकाशित हुआ और 1959 में द वेजियर्स ऑफ बसोरा पब्लिश हुआ। तो ये इन टोटल उनके सारे वर्क्स हैं और ये पूरी क्रोनोलॉजी थी। अब मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आए श्री अरविंदो से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि श्री अरविंदो पर आने वाला कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। चाहे डेस्क्रिप्टिव एग्जाम हो तो आप इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर उनके ऊपर टिप्पणी लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली डेस्क्रिप्टिव एग्जाम में कमेंट लिखने को आता है, तो आप संक्षिप्त टिप्पणी ब्रीफ कमेंट उन पर आराम से लिख सकते हैं। इतने सारे फैक्ट्स आपके पास हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।